अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पावर्स ऑफ पुलिस के बारे में, और जैसे हमने उसको देखा था कि बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो अब सोचा कि उसको बैलेंस आउट भी किया जाए, देखा जाए कि अगर कोई उस पावर का आर्बिट्री यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है, अपने अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में कानून क्या कहता है। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास और पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब ने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि पुलिस के पास पावर क्या है, बिलखुसूस हमने सेक्शन 54 को डिस्कस किया। बट एक सवाल वहीं पे रह गया कि अगर कोई मिस यूज़ करता है तो क्या करते हैं, इस बारे में बताइए। अच्छा विशाल, इसको ना जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने अभी एक बड़ी अथॉरिटेटिव जजमेंट दी है और उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है एज रेमेडीज़ अगेंस्ट द पुलिस। और इस रेमेडीज़ अगेंस्ट पुलिस को उन्होंने तकरीबन 4 या 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करते हुए रेलेवेंट लॉ को डिस्कस किया। सो आई विल बी डाइसेक्टिंग दैट जजमेंट ताकि ऑडियंस को भी पता चलता रहे, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग, यानी किसी भी, अगर आप मुल्ज़म के वकील हैं या आप कंप्लेनेंट के वकील हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिलिंक्वेंसीज ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस होती हैं विच ऑल्सो इंक्लूड ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो आप वो रेमेडीज किस तरह एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो 4 मेन हेड के अंदर उन्होंने इसको डील किया। फर्स्ट उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनकी डिलिंक्वेंसीज को पीपीसी किस तरह कैटर करता है। फिर उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बाकायदा सेक्शंस मौजूद हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी के बारे में डील करते हैं। फिर उन्होंने बाकायदा उन्होंने बताया ऑफेंसेस जो पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर प्रोवाइडेड हैं, और वो कैटेगराइजेशन है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनकी रेमेडीज क्या अवेलेबल है। फिर उन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी क्या। तो ये 4 मेन बड़े हेड हैं जिसके अंदर वो डाइसेक्ट करते हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब कहते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई डिलिंक्वेंसीज होती हैं तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप जब उसको डील करते हैं तो उसको जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका सेक्शन 166 सब सेक्शन 2 पीपीसी और सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 आपके सामने आ जाता है। फॉर इंस्टेंस 166 सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? वो कहता है whoever being a public servant entrusted with investigation of a case fails to carry out the investigation properly and diligently। तो उस सिनेरियो के अंदर इफ ही फेल्स टू दैट, तो फिर उस सिनेरियो में उसके ऊपर बकायदा फाइन भी इंपोज किया जा सकता है और उस पर 3 साल की इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज की जा सकती है। दूसरा, और ये मैं अब ये एक चीज आपको बताऊंगा, 186(2) को जब आप करते हैं तो whoever intentionally hampers, misleads, jeopardize और डिफेक्ट्स एनी इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के उसको डील करते हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बट ये दोनों के दोनों सेक्शन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अच्छा, जो प्रोपोजिशन इन हैंड है विद द जजमेंट ऑफ जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, उन्होंने कहा कि यानी एक एप्लीकेशन आ जाती है 22/6 की जस्टिस ऑफ पीस के पास, जिसके अंदर 2 फोल्ड प्रेयर होती है, एक चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की और एक डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की। तो उसमें वो डायरेक्शन दे देते हैं 155(1)(c) की। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि जब आपने किसी भी किस्म की डिलिंक्वेंसी है विच कम्स अंडर द डोमेन ऑफ 166 सबसेक्शन 2, 186 सबसेक्शन 2, तो जस्टिस ऑफ पीस एम्पावर नहीं है कि वो ये डायरेक्शन दे सके कि 155(1)(c) की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। इसी तरह क्योंकि पुलिस के, हाँ आप अमूमन रेगुलर आप जरा केसेस को देखें तो हम ज्यादातर पुलिस की डिलिंक्वेंसी से, इनकॉम्पिटेंसी से एग्रीव्ड होते हैं, तो उसके लिए पुलिस ऑर्डर का चैप्टर 18 जो आपको डील करता है कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे। सो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ डिफरेंट बॉल गेम, बट यहाँ पे उनके कुछ एक्शंस, इनएक्शंस, हैम्परिंग, इन सब को कैटेगराइज किया गया, दैट इज टू बी डेल्ट विद इन टर्म्स ऑफ के जी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर किस तरह होता है। दूसरा विशाल, जब आप बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी की, तो पुलिस इज बाउंड बाय एवरी लॉफुल डायरेक्शंस गिवन बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। तो इसके अंदर उन्होंने कैटेगराइज किया है सेक्शन 185 से लेके सेक्शन 181 तक। अगर मैं आपके सामने रखूं, सेक्शन 171 कहता है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, 176 की बात करें फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन आ गया। फिर उसके बाद अगर आप 178 की बात करें रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक पूरी एक लिस्ट है
जिसके तहत वो अपनी उस लॉफुल अथॉरिटी का सही तरीके से, एक बात यहाँ पे देखनी बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम डिफरेंट रेमेडीज जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, इनके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जो ऑपरेट करते हैं। और इसी तरह जो लॉफुल अथॉरिटी का मैकेनिज्म है उसको उन्होंने बताया कि पुलिस ऑर्डर इन तमाम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से केटर करता है। लेकिन आप अगर 175 से 181 की बात करें तो वहां पे जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है वो सीआरपीसी के सेक्शन 480 के अंदर प्रोवाइडेड है, विच डील्स प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। और वहां पे सेक्शन 175 से 178 तक 179 228 ये मेंशन दे दिया गया कि जहां पे भी ये वाले ऑफेंसेस या डिलिंक्वेंसीज पुलिस कमिट करेगी तो 480 का प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। और दूसरे सिनेरियो में उन्होंने बताया 482 के अंदर, 482 में उन्होंने बताया कि प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर दैट केस should not be dealt with under section 481 सब सेक्शन 1, तो उस सिनेरियो के अंदर 482 का जो है वो प्रोसीजर इसके अंदर फॉल करता है। बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 172 टू 180 shall ordinarily be initiated in a court of competent jurisdiction। और उसके अंदर उन्होंने जो कंसर्न बताया गया है कि जो कंप्लेनेंट कंसर्न है that he is the one who should approach the court of competent jurisdiction as per the requirements of section 195 of CRPC, because section 228 जो है can also be prosecuted under section 476। so that is the procedure provided। so this is that is the procedure, क्योंकि 195 के अंदर आप देखें तो पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। बिल्कुल ठीक। थर्ड सिनेरियो के अंदर उन्होंने पूरी एक लिस्ट आपके सामने रख दी जिसके तहत उन्होंने बताया पुलिस किन किन सिनेरियोज में पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक अगर कोई इलीगैलिटी कमिट करती है, कोई ऑफेंस कमिट करती है, तो वो सेक्शन 155 के अंदर वो स्टार्ट होता है। सेक्शन 155 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए टू एच, यानी जिसके अंदर मैं आपको बताऊं मेक्स फॉर ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम सर्विस, फिर गिल्टी ऑफ कावर्डनेस आ गई, फिर उसके बाद गिल्टी ऑफ अ विलफुल ब्रीच आ गया, फिर उसके बाद गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ ड्यूटी आ गया, फिर इज फाउंड अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन आ गया। जब इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे वो कौन था बंदा, वो उसकी वीडियो चल जाएगी लेकिन हम बीप लगा दीजिएगा। सो वो इंटॉक्सिकेशन, बल्कि वो ना लगाइएगा वीडियो, इट्स इनअप्रोप्रिएट। तो वो वाली चीज आ गई। फिर उसके बाद कोई मिलाइंस करता है, फिर उसके बाद वॉलंटरी हर्ट टू हिमसेल्फ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म आपके सामने बता दिया गया जो पुलिस ऑर्डर के मुताबिक इसको डील किया जा सकता है। हाउएवर जस्टिस अमजद रफीक साहब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज ऑफेंसेस प्रोसिक्यूशन ऑफ सच आर्टिकल जो पुलिस ऑर्डर के तहत प्रोवाइडेड है रिक्वायर अ रिपोर्ट इन राइटिंग। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी बंदे ने ये सब कुछ किया हुआ जस्टिस ऑफ पीस उठ के डायरेक्शन दे देगा। उसकी वजह यह है कि लॉ के अंदर रिक्वायर्ड है, और इस केस के अंदर भी ये हुआ था कि जब वो उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की तो उसके अंदर उसको एब्सॉल्व कर दिया गया। दैट्स व्हाई दे अप्रोच जस्टिस ऑफ पीस। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को प्रॉपर्ली केटर किया, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हम 22 से 22A6 की पिटिशंस के अंदर फौरन से पहले कहते हैं जी 155 1C की कार्रवाई की जाए। तो जस्टिस अमजद रफीक साहब ने प्रॉपर सिनेरियोज किया कि एक जस्टिस ऑफ पीस इज नॉट कॉम्पिटेंट बिकॉज इन दैट सिनेरियो लॉ रिक्वायर्ड अ प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। और यहाँ पे उन्होंने इनके पुलिस ऑर्डर के रूल्स 1934 के रूल्स का रेलेवेंट का हवाला देते हुए कहा कि उसके अंदर डीआईजी ऑपरेशंस का मेरे ख्याल से जिक्र है कि उसकी वैलिडेशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होते, ओनली देन सच ऑफेंस कैन बी द प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। और विशाल अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें तो सेक्शन 106 जो है वो फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को डील करता है, जहां पे वो कंप्लेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद क्या कैसे किसी को रेफर कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इन 4 हेड्स के अंदर रहते हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस एक लॉयर के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है और वो कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, पहली बात जस्टिस ऑफ पीस उसकी डायरेक्शन नहीं दे सकता, और दूसरी ये बात अगर इन सेक्शंस को पढ़ा जाए और इस जजमेंट को पढ़ा जाए सो यू विल कम टू अ कंक्लूजन, और इनफैक्ट यू विल फाइंड अ पाथवे कि अगर पुलिस की किसी डिलिंक्वेंसी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल अंडर द लॉ। सर ये बताइए कि अगर हम इसकी स्कीम को देखें तो इस तरह तो जो भी आईओ है अगर वो अपना काम ठीक ना करे, क्योंकि एक पार्टी तो उसके अंदर ऑप्रेस होगी, या तो एक्यूज होगा अगर उसने गुनहगार कर दिया है, या मुदई होगा अगर उसने बेगुनाह कर दिया, तो वो तो फिर फौरन हर आईओ के खिलाफ
दरखास्तें देने लग जाएंगे। विशाल, इसीलिए ये मैं जजमेंट आपको दे रहा हूँ। देखो बात सुनो, हम लोग एज अ लॉयर हमारा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि हम लोग चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाते हैं, जबकि बहुत सारे मुकदमों के अंदर पुलिस जिसे कहते हैं वो हैम्पर भी करती है इन्वेस्टिगेशन को, फैसिलिटेट भी करती है एडवर्स पार्टी को, उसके बाद तफ्तीश को ख़राब भी करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक अगेन मैंने जिनके ऊपर बात की थी, एक मेरे पास FIR आई है। उस FIR के अंदर एक बीवी ने हक महर ना देने के ऊपर हस्बैंड के ऊपर पुलिस वालों ने 406 की FIR काट दी। नाउ दिस इज बेसिकली यू आर जेपरडाइजिंग द कंप्लीट केस। टेक्निकली देखा जाए तो वो एक चीटिंग फ्रॉड का केस था जिसको 406 में कन्वर्ट किया गया। सो हैविंग सेड दैट, इस जजमेंट का जो सबसे बड़ा टेक अवे है एज अ लॉयर वो ये है कि कब एक जस्टिस ऑफ पीस जो है 155(1)(c) की कार्रवाई की डायरेक्शन दे सकता है और कब उसको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और ऐसी जिसे कहते हैं ग्रीवेंसेस जो आप इनकाउंटर करते हैं जिसके अंदर तफ्तीश को हैम्पर किया गया, खराब किया गया, तो वो एक पेनल्टी ऑफेंस की जुमरे में आता है, तो उसको अवेल करने के लिए आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म कौन कौन से अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू आवर व्यूअर्स। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक पैरेलल सेकंड फेस ऑफ द कॉइन, सेकंड साइड ऑफ द कॉइन हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे उनके पास पुलिस ऑफिशियल्स के पास पावर्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनके खिलाफ रेमेडीज भी मौजूद हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर अबाउट द रेमेडीज एंड द मैकेनिज्म दैट यू नीड टू अडॉप्ट। क्योंकि अगर आप गलत मैकेनिज्म पे जाएंगे तो उस रेमेडी को अवेल नहीं कर सकेंगे। इस जजमेंट का हवाला आपको हमारी पावर पॉइंट के अंदर ही मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। डू रीड द जजमेंट, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।